लक्ष्मी जी, आपको माँ ने अभी बुलाया है। अभी इस समय हांफते हुए मोनू से लक्ष्मी ने पूछा। हाँ, माँ ने कहा है जरूरी काम है, अपने साथ ही लेकर आना। ठीक है, तो 2 घड़ी बैठ, मैं 2 रोटी और सेक लूँ। ये तो हाफ क्यों रहे हो मोनू? दौड़ता दौड़ता आए हैं क्या? हाँ लक्ष्मी जी, आपकी इस गोल घुमावदार सीढ़ी में चढ़ने में मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए जल्दी जल्दी चढ़कर आया हूँ। और अकेली तो मैं उतर ही नहीं सकता, सिर घूमने लगता है। अरे, मैं तो दिन में 10 बार उतरूँ और चढ़ूँ हूँ। बड़ी गंभीरता से लक्ष्मी बोली। लक्ष्मी क्या कभी हंसती नहीं है? मन ही मन मोनू सोच रहा था। लक्ष्मी कोयले की कच्ची अंगीठी पर तवे के ऊपर रोटी सेक रही थी। उनके हाथ से बने रोटी की खुशबू उसके नाक से होती हुई उसके पेट में पहुंचकर हलचल मचा रही थी। मन कर रहा था कि लक्ष्मी उसे रोटी के लिए पूछे। गर्मा गर्म रोटी की कल्पना मात्र से उसके मुंह में पानी आ गया, पर उसे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उसके मन की बातों से बेखबर लक्ष्मी फटाफट रोटी बनाने में लगी थी और मोनू मंत्रमुग्ध हुआ। उनकी पीठ के पीछे खड़ा मशीन की तरह चलते उनके हाथों के कौशल को निहारता रहा। मोनू की मम्मी मीना का लक्ष्मी के बिना कोई काम पूरा नहीं होता था। मंगोड़ी बनानी हो या पापड़ बिलवाने हो, मेहंदी लगवानी हो या साड़ी में फॉल लगवाना हो, सब काम के लिए एक ही नाम मीना की जुबान पर आता था, लक्ष्मी। लक्ष्मी का कद लंबा, नाक नक्श तीखे और रंग गेहुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें झील की तरह गहरी थी, जिनमें उसके मन का अवसाद स्पष्ट नजर आता था, जो नज़रों से फिसल कर उसके चेहरे को मलिन और शरीर को स्थूलकाय बनाने में सफल हुआ था। मलमल की बिना कलफ और इस्त्री करी हुई साड़ी और पैरों में पहनी सस्ती प्लास्टिक की चप्पल अपने व्यक्तित्व के प्रति उसकी उदासीनता को दर्शाती थी। मोनू को याद है, उसकी दीदी की शादी के अवसर पर मीना ने लक्ष्मी को एक हरे रंग की साड़ी दी थी, जिसमें फालसाई रंग का जरी का बॉर्डर लगा हुआ था और उसी रंग के गोल बूटे पूरी साड़ी में थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हुए थे। उस दिन लक्ष्मी ने अपने बालों का जूड़ा बनाया था और उस पर गजरा लगाया था। कानों में सोने की लटकन और गले में सोने की पतली सी चैन पहनी थी। क्रीम पाउडर से लेप से चेहरा भी दमक रहा था। सच सवर कर जब लक्ष्मी घर से निकली तो लोग उसको पहचान ही नहीं पा रहे थे और उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व को पलट कर देखने के लिए मजबूर हो जाते थे। मोनू ने भी जब उसे दूर से आते देखा तो ठगा सा रह गया। उसे लगा किसी देश की राजकुमारी चली आ रही है। राजकुमारी ही तो थी वह, अपने पिता की। कृष्णकांत वर्मा राजस्थान की विशालकाय एवं सुप्रसिद्ध सूता मिल के अध्यक्ष थे। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सब सुविधाओं से पूर्ण था उसका जीवन। उनकी सुंदर और सुशील पत्नी सीमा उनके गृह की सुचारुता को बनाए रखने के कौशल में पारंगत थी। मितभाषी और मृदभाषी होना उसकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण था। बिन मांगे ही सबकी मदद करने को तत्पर रहने वाली हंसमुख सीमा की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को सब समझते थे, पर लाचार थे। विवाह के 9 साल बाद भी सीमा की गोद सुनी थी। कोई उपाय अछूता नहीं था। सभी कोशिशों ने उसे हतोत्साहित किया था। अब तो बस ईश्वर कृपा की आस थी। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन सुबह उठने में सीमा को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। जी करता था थोड़ी देर और आराम कर ले, पर रोज़मर्रा के काम औरतों को कहाँ आराम करने देते हैं। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बाथरूम तक पहुंची तो इतनी जोर से सिर घुमा कि वह दीवार का सहारा ले वहीं गीले फर्श पर बैठ गई। फिर जी मितलाने का ऐसा दौर शुरू हुआ कि अखबार में डूबे कृष्णकांत को तुरंत घटनास्थल पर हाजिर होना पड़ा। सीमा को बिस्तर पर सुलाकर उन्होंने डॉक्टर मिश्रा को फ़ोन लगाया और तुरंत उनके घर पहुंचने का निवेदन किया। डॉक्टर मिश्रा ने आते ही नए मेहमान के आगमन का
शुभ समाचार सुनाया, जिसको सुनने को कान कब से तरस रहे थे। डॉक्टर मिश्रा ने सीमा को आराम करने की सख्त हिदायत दी और कृष्णाकांत के साथ बाहर आकर बैठक में बैठ गए। मैडम का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है वर्मा जी। लेट प्रेगनेंसी है, कॉम्प्लिकेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। जहाँ तक पॉसिबल हो उतना बेड रेस्ट करवाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं उचित प्रबंध करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। गर्भावस्था का पूरा समय सीमा के लिए बहुत ही कष्टदायक रहा। सूता मिल के अस्पताल में ही डिलीवरी का सारा प्रबंध करवा दिया गया था। बस अब तो उस खुशनुमा पल का इंतज़ार था। आधी रात के बाद भयंकर प्रसव पीड़ा के साथ सीमा को अस्पताल में दाखिल किया गया। मरीज की नब्ज पकड़ते ही डॉक्टर का मुंह पीला पड़ गया। नॉर्मल डिलीवरी ऐसी हालत में हो पाना आकाश कुसुम सा प्रतीत हो रहा था। डॉक्टर ने वर्मा जी को एक तरफ ले जाकर बताया, वर्मा जी, लगता है सिजेरियन करना पड़ेगा, पर हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। क्या मतलब तैयार नहीं हैं? ऑपरेशन के लिए बाकी सारा सामान है, पर ऑक्सीजन नहीं है। हाँ, पर हर केस में ऑक्सीजन की ज़रूरत भी तो नहीं पड़ती है। इमरजेंसी के लिए पूरी तरह तैयार होना ज़रूरी है वर्मा जी। आप भगवान का नाम लेकर शुरू करें, सब ठीक हो जाएगा। अब इस समय और इस हालात में बड़े हॉस्पिटल ले जाना भी मुश्किल होगा। एक बार फिर सोच लीजिए सर। मुझे ईश्वर और आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है डॉक्टर मिश्रा। शीघ्रता से घटते रक्तचाप को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संतुलित रख पाना डॉक्टरों के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। प्रसव के अंतिम चरण में एक वेदनापूर्ण चित्कार के साथ लक्ष्मी के पृथ्वी पर आगमन और सीमा के परलोक गमन की प्रक्रिया पूरी हुई। बेहद इंतज़ार के बाद मिली अपूर्ण खुशी को पाकर कृष्णाकांत दुविधा में पड़ गए थे। उस नन्ही सी जान को अपने सीने से लगाए वह गुमसुम से अपने कमरे में बैठे रहते। बूढ़ी माँ के लिए अपने लाडले की यह हालत असहनीय हो गई थी। तेरहवीं की रस्म पूरी होते ही उन्होंने एकत्रित जन समुदाय के आगे अपने बेटे के दूसरे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उस जमाने में गरीब बाप के लिए उसकी बेटी उस अनचाहे बोझ जैसी होती थी जिसे पहला मौका मिलते ही वह अपने कंधों से उतार कर गंगा नहाना चाहता था। एक संतान का पिता उस पर दुश्वर। फिर भी कृष्णाकांत के लिए कई रिश्ते आ गए। सभी रिश्तों की जांच पड़ताल करने के बाद माताजी ने अपनी बहू के पद के लिए रश्मि का हाथ स्वीकार कर लिया। पहला शुभ मुहूर्त देखकर सप्ताह भर के अंदर कृष्णाकांत का विवाह रश्मि के साथ करा दिया गया। रश्मि बहुत ही साधारण परिवार से थी। कृष्णाकांत की माताजी ने उसका चयन भी इस कारण विशेष रूप से किया था कि तंगी में रही हुई लड़की जिसकी खुद की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, दूध पीती अबोध लक्ष्मी को छाती से लगा कर रखेगी। पर पति के घर की ठाट बाट देखकर रश्मि की आंखें चंधिया गई थी। साल भर के अंदर ही बेटे की माँ बनकर तो मानो उसने गढ़ ही जीत लिया था। पैसे का गुरूर अब उसके सिर पर चढ़कर ही बोलने लगा था। सीधी सादी बुढ़िया सास को उसने कोने के एक कमरे में उनकी नन्ही पोती के साथ मानो नज़रबंद सा कर दिया था। कमरे का रास्ता पिछले दरवाजे के पास ही पड़ता था। पूरे परिवार से अलग दादी पोती ने अपनी एक अलग सी दुनिया ही बसा ली थी, जिसमें मेहमान बनकर कृष्णाकांत का प्रवेश अक्सर हो जाया करता था। मेहरी दोनों समय का खाना उनके कमरे में पहुंचा जाती थी। रश्मि का बेटा ज्वाला लक्ष्मी से सिर्फ 1 साल छोटा था। दोनों को स्कूल भेजने का समय आया तो लक्ष्मी के स्कूल जाने पर रश्मि ने बहुत विरोध किया। छोरी को पढ़ा लिखा कर क्या फ़ायदा मिलेगा? सिखाना है तो चूल्हा चौका सिखाओ। घर गृहस्थी का काम सीख लेगी तो सुखी रहेगी, नहीं तो सास के ताने सुनेगी और दुनिया तो कहेगी सौतेली माँ थी, कुछ नहीं सिखाई। पर फिर भी कृष्णाकांत ने उसे पढ़ाने के लिए सूता मिल की स्कूल में भेजने का निश्चय किया। रश्मि की जिद पर ज्वाला पिता की गाड़ी में बैठकर बड़े स्कूल में जाने लगा। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा
और विधि का विधान घटित होता रहा। मीरा 15 साल की थी जब उसके सिर पर से दादी का ममतापूर्ण साया उठ गया। माँ को तो उसने कभी देखा ही नहीं था। दादी में ही उसकी पूरी दुनिया समाई हुई थी। जिंदगी में पहली बार किसी अपने को खोने के गम में लक्ष्मी पूरी तरह से टूट गई। गुमसुम सी मुरझाई हुई अपनी बेटी को देखकर कृष्णाकांत बहुत विचलित हुए। लक्ष्मी के भविष्य के बारे में उसे शीघ्र ही कुछ फैसला करना पड़ेगा। तब तक के लिए उसने लक्ष्मी को कुछ दिन के लिए उसकी मौसी के शहर मुंबई भेजने का मन बनाया। मौसी के घर आए हुए लक्ष्मी महीना भर भी नहीं हुआ था कि हृदयघात से कृष्णाकांत की मृत्यु की खबर ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली। वह जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रह गई। 2 दिन बाद जब वह राजस्थान पहुंची तो पिता की यादों के अलावा और वहाँ कुछ नहीं था। घर में प्रवेश करने में कदम डगमगा रहे थे। उसे देखकर भी सभी मूर्तिवत रहे। टूट चुकी सी वह गृह द्वार को पकड़कर काफ़ी देर तक खड़ी रही। फूलमाला लगी पिता की तस्वीर पर नज़र पड़ते ही वह दहाड़ मारकर उसके सम्मुख गिरकर फफक फफक कर रोने लगी। पिता के अवसान से अनाथ हुई उस बाला को गले लगाकर हौसला बंधाने कोई नहीं उठा। उसको अपने हृदय से लगा जी भर कर रोकर अपने मन के गुब्बार को निकाल अपना मन हल्का कर पाने का मौका देने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। गम के आवेश में वह अपना सिर दीवार पर पटक पटक कर रोने लगी और अचेत हो गई। माँ, मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तुमने नहीं बेटा, कृष्णाकांत की वसीयत ने नफरत के बीज बोए हैं। कौन सी वसीयत? कैसी वसीयत? बेटा, पिछले दिनों तुम्हारे पिताजी ने वकील साहब को बुलाकर अपनी वसीयत बनवाई थी। फिर उन्होंने अपनी आधी संपत्ति तुम्हारे नाम और आधी ज्वाला के नाम की है। रश्मि देवी इस बात से बहुत नाराज हुई। कृष्णाकांत के साथ उनकी बहुत बहस हुई, जिनके कारण तुम्हारे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। चाचा जी, आप मेरी मदद कीजिए। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, मेरी सलाह है कि तुम सेठ जी से एक बार मिल कर आओ, उन्हें अपनी समस्या बताओ। उनके हस्ताक्षर के बिना कृष्णाकांत का पैसा कोई नहीं ले सकता है। चाचा जी, आप कृपा करके मेरे साथ चले, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। सुबकते हुए लक्ष्मी बोली। हाँ बेटा, मुझसे जितना हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। सेठ रामलाल के ऑफिस की विशालता और भव्यता देखकर मीरा सकुचा गई। सेठ जी के केबिन में प्रवेश कर वह एक कोने में सकुचा कर खड़ी हो गई। लक्ष्मी का परिचय करवाते हुए दुबे जी बोले, साहब ये बच्ची कृष्णाकांत की पुत्री है। फिर आगे बढ़कर उन्होंने धीमे स्वर में सेठ जी को सारी बातें विस्तार से समझाई। सेठ जी बहुत ही नेक और दयालु इंसान थे। पूरी समस्या समझने के बाद उन्होंने लक्ष्मी को अपने पास बुलाया। लक्ष्मी ने सेठ जी के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। सेठ जी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। दुबे, इस बच्ची को मेरे घर ले जाओ। सेठानी जी से मैं बात कर लेता हूँ। वे कुछ दिनों के लिए इसके रहने खाने का प्रबंध कर देंगी, जब तक कुछ और समाधान नहीं निकलता। सेठानी धार्मिक प्रवृत्ति की दयालु महिला थी। लक्ष्मी के दुख को आत्मसात करते हुए उन्होंने उसका अपने बच्चों के सम्मान ध्यान रखा। लक्ष्मी के जीवन के ये सुनहरे पल थे जो सपनों के सदृश अल्प समय ही रहे। सेठ जी ने अति शीघ्र ही एक परिवार के एक सुंदर सुशील नौजवान अमित के साथ लक्ष्मी का विवाह करवा दिया। उन्होंने अपनी उसी सूता मिल में अमित को नौकरी पर रख लिया। कंपनी के स्टाफ क्वार्टर्स में एक छोटा कमरा उसे रहने के लिए भी दे दिया। मिल के कारखाने की छत पर बने उस एक कमरे के घर में लक्ष्मी को पिता के आलीशान बंगले जैसा आराम नहीं पर मान सम्मान और सुकून हासिल हुआ, जिसकी हर किसी को चाह होती है। समय अपने कर्तव्य दिखाता हुआ आगे बढ़ता रहा। रश्मि को अपने पुत्र ज्वाला के साथ कंपनी प्रदत्त
बंगला छोड़कर किराए के मकान में जाना पड़ा। उसने कृष्णाकांत की वसीयत के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की थी कि पत्नी के रहते हुए पति की संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जायदाद पर उसके बाद उसकी पत्नी का हक होता है। कोर्ट ने संपत्ति के बंटवारे पर रोक लगा रखी थी। रश्मि को मासिक भत्ता खर्चे के लिए मिलता था, फिर भी रश्मि फायदे में ही रही। परिवार के सोने चांदी के गहनों और बर्तनों पर तो उसने पहले ही कब्जा कर लिया था। लक्ष्मी के नसीब में तो उसकी माँ के गहने भी नहीं आए जिन पर उसका हक था। इस दौरान लक्ष्मी 2 स्वस्थ बच्चों की माँ बनी। उसके पुत्र को सब टिंकू और पुत्री को पिंकी बुलाया करते थे। लक्ष्मी की कहानी से वहाँ रहने वाले सभी लोग भली भांति परिचित थे और सबको उनसे बेहद हमदर्दी भी थी। अपने घर के तीज त्योहारों और विवाह आदि प्रसंगों में लोग लक्ष्मी को जरूर आमंत्रित करते थे। उसमें उनके स्नेह से अधिक उनका स्वार्थ निहित होता था। बचपन से दबकर रहने वाली लक्ष्मी कभी किसी को कभी किसी काम के लिए ना नहीं कह पाती थी और लोग उसकी इस कमजोरी का खूब लाभ उठाते थे। लक्ष्मी के इस परमार्थ के बदले लोग उसे कभी साड़ी या खाने पीने की वस्तुएं दे दिया करते थे। जिसके नाम लाखों रुपए बैंक में पड़े थे, उसे 100 रुपये उधार देने में भी लोग कतराते थे। विधाता ने लक्ष्मी उसके खाते में तो लिख दी थी, पर उसकी चाबी उसके हाथ से छीन ली थी। लक्ष्मी के पति विशेष पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसलिए उनकी नौकरी भी सामान्य सी थी। वो भी सेठ जी की मेहरबानी पर बरकरार थी। सेठ जी के जीते जी तो कोई परेशानी नहीं हुई, पर उनके स्वर्गवास के बाद जब उनके बेटे ने काम संभाला था, तब से आए दिन वह अमित के लिए नई मुसीबत खड़ी कर देता था। वह अमित के काम से बहुत नाखुश था। स्वर्गीय पिता का सम्मान करते हुए वह अमित को नौकरी से बर्खास्त नहीं कर रहा था। लक्ष्मी के बच्चे मिल की सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे थे। अपने आस पड़ोस के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में जाते देख लक्ष्मी को अपने भाग्य पर बहुत अफसोस होता था कि जिन बच्चों को वह अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती थी, वे मजदूर के बच्चों के साथ पढ़ रहे थे। रो रो कर उसके आंसू भी अब सूख गए थे। नियति की निर्दयता को सहने की अब उसे आदत हो गई थी। सरकारी स्कूल में पढ़कर भी लक्ष्मी का बेटा इंजीनियर बन गया था। बेंगलोर की एक बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई थी। बेटी का विवाह भी अच्छे पढ़े लिखे लड़की के साथ हो गया था और वह अपने संसार में सुखी थी। जीवन उबड़ खाबड़ पगडंडियों को पार कर अब समतल राह पर चल पड़ा था, पर लक्ष्मी का शरीर अब उसके साथ चलने को राजी नहीं था। पति भी साथ छोड़कर परलोक गमन कर चुके थे। बेटे की शादी कर अब वह भी आराम करना चाहती थी। सौतेली माँ रश्मि देवी तो अब संसार में नहीं थी, पर उनके द्वारा रचित षड्यंत्र से लक्ष्मी अब तक त्रस्त थी। माँ की मृत्यु के बाद ज्वाला ने पिता की वसीयत पर केस कर रखा था। कृष्णाकांत का बेटी के भविष्य को सुखमय बनाने का सपना अब तक राहु केतु के चुंगल में फंसा पड़ा था। बेटे का विवाह करने के बाद से ही लक्ष्मी ने बिस्तर पकड़ लिया था, मानो अपने कर्तव्यों से निर्वित हो अब उसकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया हूँ। दिन पर दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। स्थूल शरीर बेजान सा होने लगा था। खाना पीना भी उसका कम होता जा रहा था। शरीर निर्जीव पड़ा था, पर सांसें शरीर को छोड़ ही नहीं पा रही थी। फिर एक दिन उसका बेटा टिंकू हाथ में कुछ कागजात लेकर लक्ष्मी के पास आया। तुम केस जीत गई हो माँ। नाना जी की तुम्हारे हिस्से की संपत्ति अब तुम्हारे नाम हो गई है। उठो माँ, आंखें खुलकर देखो। जिसकी तुमने जीवन भर प्रतीक्षा की वह आज तुम्हें हासिल हो गया है माँ। देखो ना माँ। कहते कहते बेटा रो पड़ा। लक्ष्मी निस्तेज आंखें खोल कर अपने पिता की सौगात को देख रही थी। दोस्तों, ये दर्द भरी कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।